तो आज हम चैप्टर 13 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिस्कस करने जा रहे हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस कि अमोनिया गैस को किस तरह से हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। अमोनिया गैस इज़ एक्चुअली अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ये कंपाउंड होता है और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है NH3। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ अमोनिया गैस। तो लैब के अंदर किस तरह से अमोनिया गैस को प्रिपेयर किया जाता है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये एक डायग्राम मौजूद है जिसमें मैंने बताया कि किस तरह का लेबोरेटरी ऑपरेटस होता है जिसके अंदर हम अमोनिया गैस को प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपके फ्लास्क मिल जाए, दिस फ्लास्क। ये फ्लास्क आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है राउंड बॉटम फ्लास्क और एक होता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। तो राउंड बॉटम फ्लास्क क्या होता है, नीचे से गोल होता है, जबकि फ्लैट बॉटम फ्लास्क नीचे से फ्लैट होता है, चिपटा होता है। तो अगर हमें अगर फ्लास्क को हीट अप करना है और उसे किसी वायर गॉस के ऊपर रखना है तो हमें फ्लैट बॉटम यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम उसको हम किसी आयरन स्टैंड की मदद से क्लाइम करना चाह रहे हैं तो राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फ्लैट बॉटम फ्लास्क यूज़ किया है और उसके अंदर दो तरह के जो है वो केमिकल्स हमने उसके अंदर डाल दिए। ये दो तरह के कंपाउंड्स उसके अंदर हमने डाल दिए। एक हमने डाला NH4Cl, एक हमने डाला NH4Cl। NH4Cl हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड NH4 हो गया अमोनियम और Cl क्या हो गया, क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड डाला और साथ में CaOH ट्वाइस डाला जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। इसी को हम लोग जो है वो स्लैक लाइम भी कहते हैं और इसी को हम लोग मिल्क लाइम भी कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। और इसी को कहा जाता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों का साथ में रिएक्शन होगा और ये वाला रिएक्शन एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास कैसा है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो हमने पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl ये दोनों हमने इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद इसको हमने रख दिया एक ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर। ट्राइपोड स्टैंड किसे कहते हैं, ट्राइपोड मतलब तीन टांग वाली स्टैंड। दो तरह के स्टैंड इस्तेमाल की जाती है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, एक होती है आयरन स्टैंड और एक होती है हमारे पास ट्राइपोड स्टैंड। ये जो तीन टांग वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपोड स्टैंड। ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर जाली रखी जाती है जिसको वायर गॉज कहा जाता है। वायर गॉज इसलिए कहते हैं कि यहाँ से ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ वाइट कलर का जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा होता है। ये इसलिए होता है ताकि डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र ना हो, वरना क्या हो सकता है, शीशे की चीज़ चटक सकती है, टूट सकती है। तो इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए वायर गॉज लगाया जाता है। ये वायर गॉज इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वायर गॉज लगा हुआ है। तो वायर गॉज है, वायर गॉज मतलब जाली है। उस जाली के मतलब पहले ट्राइपोड स्टैंड रखा, उसके ऊपर जाली रखा और जाली के ऊपर ये राउंड बॉटम फ्लैट बॉटम फ्लास्क रख दिया। अब इसको हीट अप करने के लिए नीचे से या तो हम स्प्रिट लैंप लगा लेते हैं या बर्नर भी लगा सकते हैं, बंसन बर्नर। तो कुछ स्कूल्स में बर्नर लगा होता है और कुछ में स्प्रिट लैंप लगा होता है। स्प्रिट लैंप में इसके अंदर स्पिरिट होती है, इसे माचिस लगाते हैं इसके विक पर, तो क्या होता है, ये जलना शुरू हो जाता है। तो जब ये यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और असल में एक तरह का डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, कैल्शियम क्लोरीन से मिलेगा, NH4OH से मिलेगा। जब कैल्शियम क्लोरीन से मिलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ बनी, हमारा बाय प्रोडक्ट है ये। और NH4OH जब OH से मिलेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया और वाटर में। तो अमोनिया गैस आपको मिलेगी जो हमारे पास गैस है और इसके अलावा हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन इस फ्लास्क के अंदर क्या होगी, शुरू हो जाएगी। अब ये फ्लास्क से फिर क्या होगा कि यहाँ हमने इसके साथ एक कॉर्क लगाया होगा, रबर कॉर्क होता है, एक सुराख जिसके अंदर होता है। दो तरह के कॉर्क होते हैं, सिंगल बोर कॉर्क, डबल बोर कॉर्क। सिंगल बोर कॉर्क में एक सुराख होता है, डबल बोर में दो होता है। तो हमने एक सिंगल बोर कॉर्क लगाया इसके अंदर ताकि एयर टाइट हो जाइए और इसके अंदर से हमने गुदार दिया है किस तरह का, S शेप का एक हमने गैस डिलीवरी ट्यूब, ये हमने इसके साथ जो है वो गुदार दिया। इसका काम क्या होता है डिलीवरी ट्यूब का, ये गैस को फ्लास्क से गैस जार में ट्रांसफ़र करती है। और इस तरह से हमने ये शेप का लेकर यहाँ पर गैस जार लगा दिया। अब ऊपर ही क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि अमोनिया गैस जो है ना, NH3 गैस, ये जो गैस हमारे पास बनी है, दिस अमोनिया गैस,
तो ये अमोनिया गैस कैसी है? इट इज़ लाइटर देन एयर। तो ये अमोनिया गैस हमारे पास लाइटर देन एयर है, हवा से हल्की गैस है। चूँकि हमारे पास एयर होती है, एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास होता है वो होता है 28.5 AMU। अब जो भी गैसेस हवा से हल्की होती है ना वो ऊपर रहती हैं और हवा से भारी गैसेस नीचे रहती हैं। यहाँ पर देखो, अगर अमोनिया का मास नंबर निकालो या अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो 14 + 3 17 आ जाएगा, 17 AMU। तो 17 AMU, उसके मतलब अमोनिया का जो वज़न है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एयर के मॉलिक्यूलर मास से कम है 28.5 से। इसका मतलब अमोनिया हवा से हल्की है, और जब हवा से हल्की है तो नीचे नहीं रहेगी बल्कि ऊपर रहेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है तो हवा से भारी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रहता है, ऊपर नहीं जाता। इसलिए अमोनिया गैस हवा से हल्की है, हवा से हल्की होने की बुनियाद पर क्या होगी? ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कलेक्ट करते हैं। गैस जार को इन्वर्टेड करके उल्टा करके इस पर कलेक्ट कर रहे होते हैं और इस पर अमोनिया गैस जमा होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये चेक करने के लिए कि अमोनिया गैस जमा हुई कि नहीं हुई, इसके लिए एक सिंपल तरीका ये होता है, या अमोनिया गैस कब बननी शुरू हो गई है, इसके लिए हमारे पास तरीका होता है। तो उसकी स्मेल, अमोनिया गैस की जो स्मेल होती है ना, तो उसकी जो स्मेल होती है वो स्मेल कैसी होती है? पंजेंट या शार्प स्मेल होती है। शार्प स्मेल होती है इसकी, चुभने वाली स्मेल होती है, चुभती है और गले में इरिटेट करती है जाकर। तो बहुत शार्प ऑर्डर होता है, शार्प स्मेल होती है। तो अगर आपको शार्प स्मेल आनी शुरू हो गई है उसका मतलब क्या? अमोनिया गैस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। अब फ़ौरन से गैस जार लगा के क्या करें कि आप उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और गैस जार को लगाने के लिए इसके साथ एक लिड भी आती है, इस तरह से एक लिड लगी होती है, लिड भी होती है उसके साथ जिस पर एक सुराख होता है। ये लिड एक ढक्कन की तरह होता है जो उसको बंद रखता है ताकि गैस नीचे से बाहर ना निकल जाए। तो वो लिड इसके साथ चिपका देते हैं, लिड। तो लिड क्या करते हैं? ढक्कन की तरह होता है, ये उसको रोक देता है कि गैसेस बाहर निकलने से। दूसरा तरीका है, अगर आपको शॉवर पाउडर महसूस नहीं हो रही, आपकी नाक बंद है मिसाल के तौर पे, अब तो आपको स्मेल ही महसूस नहीं होगी, नाक बंद है, तो अब आप क्या किया जाएगा? फिर उसके लिए होता है HCl। HCl मतलब हम क्या करेंगे? ग्लास रॉड लेंगे, उसमें HCl डिप करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करके उसको जब यहाँ इसके करीब लेकर आएंगे ना, इसके माउथ के पास लेकर आएंगे, इसके ओपनिंग के पास, तो वाइट कलर के फ्यूम्स बनने शुरू हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। ये क्या होगा? HCl का जो है अमोनिया से रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में हमारे पास NH4Cl बन जाएगा। ये है अमोनियम क्लोराइड के वाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं। तो वाइट कलर का धुआं आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब अमोनिया गैस की फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। और फिर हम इस तरह गैस जार में कलेक्ट करना, गैस को स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में किस तरह बनाते हैं उसको लैब के अंदर? क्लियर है? ओके, तब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, कि अमोनिया गैस को इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से तैयार किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से बनाया जाता है। अब जानते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ख़ास डिफरेंस होता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में चीज़ों को स्मॉल अमाउंट में बनाया जाता है, जबकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़े मिकदार में, ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में चीज़ों को बनाया जाता है। तो अमोनिया गैस, इसको लार्ज अमाउंट में किस तरह से बनाया जाएगा? अमोनिया गैस देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, चूँकि इसी अमोनिया गैस से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम इसे किस तरह से नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, और यही नाइट्रिक एसिड आगे जाकर इसकी मदद से हम फर्टिलाइज़र्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अमोनिया गैस का इस्तेमाल है कि अमोनिया गैस से पहले नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, देन उस नाइट्रिक एसिड से खाद वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाए जा रहे होते हैं, जिससे एग्रीकल्चर या ज़राअत को मदद मिलती है। और अमोनिया गैस को बनाने के लिए भी हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, है ना। हाइड्रोजन गैस से पहले अमोनिया गैस बनाई जाती है, देन अमोनिया गैस से नाइट्रिक एसिड बनती है, देन उससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। तो दैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस अमोनिया का जो प्लांट ये लगता है कराची में भी मौजूद है और पाकिस्तान में भी कई जगह पर ये एक प्लांट मौजूद है जिसमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर अमोनिया गैस को बनाया जाता है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस को बनाया जाएगा बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं हेबर-बोश प्रोसेस। हेबर-बोश प्रोसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट इज़ द एम ऑफ 2 साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इस इंडस्ट्री के बारे में बताया था, इस प्रोसेस के बारे में बताया था। पहले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रिट्स हेबर। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल बोश। तो ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, फ्रिट्स हेबर हैं और कार्ल बोश हैं, और दोनों ने अलग अलग काम किया। इसलिए
जो है देख सकते हैं कि हमने इसको जो है वो हाइफन लगाकर हमने अलग किया है नेम्स को। तो हेबर अलग बनता है, बोश अलग बनता है, इसलिए इसको हेबर बोश प्रोसेस कहा जाता है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है केमिस्ट्री का। तो हेबर बोश प्रोसेस दो लोगों के नाम पर है, फ्रिट्ज हेबर और कार्ल बोश। फ्रिट्ज हेबर से आपने क्या किया था कि उन्होंने ही डिटरमाइंड रिएक्शन कंडीशंस। उन्होंने क्या किया था, रिएक्शन कंडीशंस को डिटरमाइन किया था कि किस कंडीशन पे रिएक्शन जाकर होना चाहिए। जबकि कार्ल बोश का काम क्या था, ही डिड नेसेसरी इंजीनियरिंग वर्क, उसने ज़रूरी इंजीनियरिंग वर्क किया था कार्ल बोश ने। तो एक इन साहब ने थ्योरी बताए थे फ्रिट्ज हेबर ने कि रिएक्शन की कंडीशंस क्या होंगी, और कार्ल बोश ने बताते हैं जो है वो ये पूरी डिज़ाइनिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं कंडेंसर और ये सब लगा हुआ है, ये सब बनाने का तरीका ये सब कि जो अरेंजमेंट थी वो कार्ल बोश ने बताई थी। ठीक है, अब फ्रिट्ज हेबर को इसी वजह से फ्रिट्ज हेबर को चूँकि उन्होंने रिएक्शन कंडीशंस को डिटरमाइन किया तो इसी वजह से ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। इसी वजह से फ्रिट्ज हेबर को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। हम जानते हैं नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा इनाम होता है जो साइंस की फील्ड में दिया जाता है। तो फ्रिट्ज हेबर नोबेल प्राइज़ होल्डर साइंटिस्ट हैं और उनको नोबेल प्राइज़ किस वजह से दिया गया, बिकॉज उन्होंने रिएक्शन कंडीशन डिटरमाइन किया था अमोनिया गैस के प्रोडक्शन के लिए। कार्ल बोश का काम इतना ज़रूरी नहीं था जितना ज़रूरी काम फ्रिट्ज हेबर का था, इसलिए बहुत जगहों पर इसको सिर्फ हेबर्स प्रोसेस भी कहा जाता है बजाय उसके कि हेबर बोश प्रोसेस कहें। बड़ी क्लास में आप जाओगे तो आप हेबर प्रोसेस कहोगे, बस बोश का नाम ही नहीं लगाओगे। तो 9th क्लास में हम उनको पूरा हेबर बोश प्रोसेस कहते हैं। रिएक्शन कंडीशन से क्या मुराद है बच्चों, चूँकि अमोनिया गैस को हम बनाते हैं ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन से। व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर then by the reaction of these two ammonia gas is produced। बट मसला यहाँ पर ये एरो है। आपको पता है दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। ये जो एरो होता है वो क्या शो करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है अमोनिया गैस को बनाने के लिए, ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप मतलब इस तरह से डायरेक्ट अगर आप लिख दोगे तो इस तरह से जब लिखा जाएगा तो मतलब कि ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शंस दो तरह के हो सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखते हैं कि ए इट फॉर्म्स बी, दिस इज़ कॉल्ड, ये कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। और अगर आप इस तरह लिखते हैं ए और डबल एरो बनाकर बी लगाते हैं, दिस इज़ व्हाट रिएक्शन, दिस इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या फ़र्क होता है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में? इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब इसमें रिएक्टेंट्स जस्ट प्रोडक्ट बन पाएंगे, रिएक्शन वापस नहीं आ सकेगा। जैसे लकड़ी को जलाकर आपने कोयला बना दिया, आप कोयले से वापस लकड़ी हासिल नहीं कर सकते, तो अब कोयला कोयला ही रहेगा, वो लकड़ी नहीं बन सकता। बिल्कुल वैसे ही अब कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं जो रिवर्स भी आ सकते हैं। जैसे बर्फ़ को पिघला के तुमने पानी बना दिया, क्या पानी को दोबारा बर्फ़ बना सकते हैं? बना सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से कुछ रिएक्शन कंडीशंस हमें सेट करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस हासिल होती है। और ये बात बताए थे फ्रिट्ज हेबर ने कि कैसे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस इस रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम उसको देखेंगे किस तरह से हासिल होगा। तो जब हम इंडस्ट्री में इसको बनाते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं, इसमें 3 कंटेनर्स या 3 टावर्स होते हैं इंडस्ट्री में। फर्स्ट इज़ कंडेंसर, सेकंड इज़ कैटालिटिक टावर और थर्ड इज़ एब्जॉर्प्शन टावर। 3 टावर। अब देखो मैं बता रहा हूँ सब में क्या क्या काम होता है। तो कैटालिटिक टावर जो सेकंड टावर है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस हो रहा है वो सेकंड वाले में हो रहा है। फर्स्ट वाला क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर का क्या काम होता है, कंडेंस करता है, वो जमा करता है। कंडेंसर का मतलब होता है जमा करने वाला, जमा करने वाला कंडेंसर। उसका क्या काम होता है, गैसेस को जमा करना। यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ से हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर यहाँ से हम अंदर डालते हैं और यहाँ से इसको पैक रखते हैं, बंद रखते हैं।
ताकि ये जमा होते रहे। तो जैसे एक इसके अंदर क्या हो रही है कि इसके अंदर इसे जमा कर रहा है गैसेस को, जमा इसलिए कर रहा है ताकि तेज़ी के साथ यहाँ पर एक प्रेशर के साथ क्या करे, आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर दे सेकंड चैम्बर में। तो जब फुल जमा हो जाता है यहाँ से, तो फिर यहाँ से इसको ओपन अप कर दिया जाता है। जैसे इसको यहाँ से रास्ता ओपन होता है तो क्या होता है, ये जो गैस है हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, वो कहाँ चले जाती है, वो यहाँ आ जाती है। समझ में आ गया कंडेंसर का क्या काम है। कंडेंसर में जमा किया गया गैसेस को, फिर गैसेस को जमा करने के बाद कहाँ फेंक दिया गया उसको, कैटालाइटिक टावर के अंदर। कैटालाइटिक टावर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टावर है, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। अब जो कि मैंने बताया ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, फास्ट करने के लिए हम यहाँ बहुत सारे कंडीशन मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट सब इस्तेमाल करते हैं। अब ये जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है तो 400 से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होता है जब ये रिएक्शन हो रहा होता है। तो आप देखोगे एरो के ऊपर और नीचे काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज़ द टेम्परेचर स्लैश। अब प्रेशर, नॉर्मली हवा का जो प्रेशर होता है, वो 180 एम होता है। हवा का जो दबाव है 1 एटमॉस्फेयर का दबाव उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो 200 से लेकर 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कर रहे होते हैं, मतलब हाई प्रेशर यूज़ कर लेते हैं। 200 to 250 ATM दिस इज़ प्रेशर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि ये तो मैंने मेंटेन किया। यहाँ पर ये सब चीज़ें फ्रिट्ज हेबर ने बताई थी। ये रिएक्शन कंडीशंस हैं। यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं रिएक्शन कंडीशंस लिखने जा रहा हूँ जो एरो के ऊपर और नीचे लिखे जा रहे हैं। दीज आर द रिएक्शन कंडीशंस, जिसमें से पहले ये क्या चीज़ है, टेम्परेचर है, दूसरी ये क्या चीज़ है, प्रेशर है। तो हाई प्रेशर पर कर रहे हैं, तो हाई प्रेशर है यहाँ पर ये 200 से 250 ATM का प्रेशर है। उसके बाद जब हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट यहाँ इस्तेमाल किया गया Fe2O3। Fe2O3 यहाँ पर ये हमारे पास दिस इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन को तेज़ करता है, फास्ट करता है। तो इसीलिए इसको कैटालाइटिक टावर कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर कैटलिस्ट होते हैं। आप देखो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर मैंने जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं कैटलिस्ट रख दिया है Fe2O3। तो कैटलिस्ट का क्या काम होगा, इट स्पीड्स अप द रिएक्शन, है ना। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इट स्पीड्स अप द रिएक्शन। ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा, तेज़ी में लेकर जाएगा। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो होते हैं, क्योंकि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। तो फास्ट करने के लिए उसको हमने टेम्परेचर मेंटेन किया, प्रेशर मेंटेन किया, कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। इसका फार्मूला Fe2O3 है। इसी का नाम अगर हमें लिखना हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी फेरिक ऑक्साइड। इसी को फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। फेरिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आयरन यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ -2 और आयरन +3 है। आयरन तभी इंटरचेंज हो रहा है तो Fe2O3 बन रहा है। अगर Fe+2 होता है तो उसको फेरस बोलते हैं, और Fe+3 है तो उसको फेरिक बोलते हैं। तो दिस इज़ फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट है, जो इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, फास्ट करेगा, तेज़ करेगा। अच्छा, इसके साथ Fe2O3 के साथ हम कुछ और भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके साथ, विथ Al2O3 और K2O और CaO, ये अलग अलग चीज़ें इसके साथ लगाई हुई ना। Fe2O3 के साथ Al2O3, K2O, CaO ये भी डाला गया। अब ये सब क्या क्या है, दिस इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज़ पोटेशियम ऑक्साइड, दिस इज़ क्विक-लाइम। ये तो हमारा क्विक-लाइम है जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। K2O ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड नहीं है, +1 -2, तो ये जस्ट हमारे पास पोटेशियम नॉर्मल ऑक्साइड है या पोटेशियम ऑक्साइड है। दिस इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो 3 चीज़ें डाले गई, बच्चे पूछे सर ये क्या चीज़ें डाले गई कैटलिस्ट के साथ, तो ये जो आपके बुक में लिखा हुआ है ना, ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें हमारे पास है। प्रोमोटर का काम क्या होता है कि इसको कैटलिस्ट के स्पीड को फास्ट करना पड़ता है। बल्कि कैटलिस्ट तो रिएक्शन को फास्ट करता है, प्रोमोटर क्या करता है, इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ताकि कैटलिस्ट और अच्छा काम करे। तो ये प्रोमोटर्स हैं जिसमें Al2O3, K2O, CaO 3 चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये इसको और ज़्यादा बेहतर बनाते ताकि रिएक्शन और फास्ट हो सके। तो रिएक्शन देखा बड़ा सिंपल, SN2 + H2NH3, लेकिन रिएक्शन कंडीशंस बड़ी टिपिकल इसके अंदर है। तो ये आप देखो बुक के अंदर भी ऐसा बहुत कुछ लिखा है उसके ऊपर नीचे। तो ये क्यों है, बिकॉज द रिएक्शन इज स्लो, तो वी नीड टू मेक इट फास्ट। और फास्ट रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर मेंटेन किया 400 से 450 डिग्री, प्रेशर मेंटेन किया 200 से 250 ATM, साथ में कैटलिस्ट डाला, उसके साथ प्रोमोटर भी डाला। अब क्या होगा, तेज़ी के साथ
ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाना शुरू कर देंगे, अमोनिया गैस बनाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। दिस इज़ अमोनिया, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बननी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया गैस इस चैम्बर के अंदर बननी शुरू हो जाएगी। अब अमोनिया गैस बन गई तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉप करते नहीं है। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि अमोनिया एक गैस है और वाटर सॉल्युबल गैस है, पानी में हल हो जाने वाली गैस है। तो जो वाटर सॉल्युबल गैसेस होती हैं ना, अमोनिया चूँकि गैस है और गैस कैसी भी गैस है, वाटर सॉल्युबल गैस है, पानी में हल हो जाती है गैस ये। तो जो वाटर सॉल्युबल गैसेस होते हैं ना, उनको सिलेंडर में डायरेक्ट भर के नहीं बेचा जाता, क्योंकि हम उनको पानी में हल करके बेचते हैं, क्योंकि पानी में वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। इससे क्या होता है, उनको कैरी करना आसान होता है, लेकर जाना आसान होता है। अब गैस है, अब सिलेंडर है ना, डायरेक्ट खोला और सारी गैस उड़ जाती है। लेकिन अगर लिक्विड में आ गया अगर ये है, तो लिक्विड में आप किसी भी चैम्बर जगह पर रख दो, ज़ाया नहीं हो गए तेज़ी के साथ। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको लिक्विफाई कर देंगे। आप लैब में भी जाओगे ना अपने स्कूल की, तो वहाँ अमोनिया गैस नहीं होगी, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको वहाँ पर मिलेगा, लिक्विड अमोनिया हर स्कूल के लैब के अंदर आपको मिलेगा। तो वो कैसे किया जाता है, इसी अमोनिया गैस को आगे लेकर जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, ऊपर से पानी का स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर से जब पानी का स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है, ये है ना भाई, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा ये। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास कि अमोनिया जब वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH4OH। दिस इज कॉल्ड अमोनियम, और OH क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। इसी को लिक्विड अमोनिया भी कहते हैं। तो जब अमोनिया में पानी वाटर ऐड किया जाएगा तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो लिक्विड स्टेट में होता है। उसको फिर हम यहाँ से बाहर निकाल कर कंटेनर में, डब्बे में, बोतल में, किसी भी चीज़ में भर करके मार्केट में ले जाएंगे और वहाँ पे जाके बेच देंगे। तो अमोनिया गैस को, तो मतलब अमोनिया गैस का मेन जो स्टेप हो रहा है वो बीच में हो रहा है, सेकेंड कंटेनर में हो रहा है। फर्स्ट में तो जमा कर रहे हैं, आखिरी में पानी मिला रहे हैं। मेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो कन्वर्जन हो रही है, जहाँ पर ये सारी रिएक्शन कंडीशन मेंटेन की जा रही है, तो वो कैटालाइटिक टावर के अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेबर-बोश प्रोसेस, और सारी दुनिया में इसी तरीके से अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और इसी अमोनिया गैस से आगे जाकर नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर्स, ये सब हम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फौजी फर्टिलाइजर्स हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका काम ही यही होता है कि वो अमोनिया गैस को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। करोड़ों अरबों रुपए की कंपनीज़ हैं, और जो वहाँ जो जॉब कर रहे हैं लाखों रुपए सैलरी उनकी है। लेकिन सिर्फ क्या वो सिर्फ ये जानते हैं कि अमोनिया गैस कैसे बनती है या क्या चीज़। मैंने तो बेसिक लाइन में तेज तरीके से आपको बताया। इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो बड़ी डिटेल में आप चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ये तो जस्ट एक बेसिक एक नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर रहा था अमोनिया गैस के बारे में, और आगे सारी चीज़ें